माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम की अपनी इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सविता सिंह, गृह विज्ञान शिक्षिका, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। आज हम गृह विज्ञान के कक्षा 12 के अध्याय 8 भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। क्योंकि ये लेसन लंबा था तो ये 3 भागों में इसका समापन होगा। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। जो हमने पहले भाग में पढ़ा था वो हमने दूसरे भाग में समझाया था पहले। उसी प्रकार से जो हमने अपनी पिछली कक्षा भाग 2 में पढ़ा है उस पर एक नज़र डालते हैं। हमने पिछली कक्षा में पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा जानी थी। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से मुख्य कारण हैं, ये किन कारणों से होता है, और इसमें मुख्य रूप से वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में हमने जानकारी ली थी। पाठ से संबंधित हमने कुछ प्रश्न दिए थे, पहले उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के कोई 2 मुख्य कारण बताइए। तो पहला कारण है वनों की कटाई और दूसरा है निरंतर बढ़ने वाला औद्योगिकीकरण। तीसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण बताइए। तो पहला है श्वसन की प्रक्रिया और दूसरा है जलने की प्रक्रिया। हम आज अपना अध्याय शुरू करते हैं भाग 3। इसके अंतर्गत हम ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण का अर्थ, इनके कौन कौन से कारण हैं, इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इनसे रोकने एवं बचाव के उपायों को देखेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण की हम किस ढंग से रोकथाम या नियंत्रण कर सकते हैं, इनकी भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है आवाज़ संबंधी प्रदूषण। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जो तेज आवाज़ के कारण जिस भी प्रकार का प्रदूषण हो रहा है वह ध्वनि प्रदूषण है। उसमें जैसे कल कारखानों, रेलवे स्टेशनों से आने वाली तेज आवाज़ें, लाउड स्पीकर, मोटर स्कूटर, जनरेटर आदि की आवाज़ भी एक प्रकार का ऐसा प्रदूषण है जो व्यक्ति की स्वर्ण शक्ति को नुकसान पहुंचाता है, अर्थात सुनने की क्षमता को कम करता है या नुकसान पहुंचाता है। साथ ही इससे मनुष्य के हृदय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस ध्वनि प्रदूषण के कुछ कारण हैं, जैसे शोर करते वाहन, यंत्र तथा मशीनें। अर्थात जो विभिन्न प्रकार की हम अपनी सुविधा के लिए मशीनें बना ली हैं, कल कारखानों में यंत्र चल रहे होते हैं, घर में हमने मिक्सी चला ली या पंखा चलाया, एसी चला लिया, मोटर चली है, इसमें अलग अलग तरह की जो आवाज़ें आ रही होती हैं ये ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती हैं। दूसरा है तीव्र आवाज़ में बजते लाउड स्पीकर। कुछ जहाँ पर खुशी के पल होते हैं या कोई गाने की दुकान है या कुछ लोगों को तेज आवाज़ में गाने सुनने की आवाज़ पसंद होती है, जिसके कारण वो लाउड स्पीकर वगैरह लगाते हैं। लेकिन जब ये लगातार बजते रहते हैं तो इनके कारण हमारे समाज के अंदर ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जाता है। तीसरा है मोटर कार, ट्रक, बस, वायुयान तथा ट्रैक्टर के हॉर्न। एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दी में, साइड देने के लिए या लेने के लिए विभिन्न प्रकार के हम लगातार, चाहे जाम भी लग रहा है, हॉर्न बजाते रहते हैं। साथ ही साथ मोटर कार या बस या वायुयान जो चलती हैं उनके चलने से भी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें होती हैं, रेल चलने से, तो उनके कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर हम देखें इस तरफ दोनों तरफ लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, साउंड स्पीकर्स लगे हुए हैं, रेलगाड़ी चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, विभिन्न प्रकार के वाहन चल रहे हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आवासीय क्षेत्र है, कल कारखाने हैं, जिसके कारण मनुष्य को जब लगातार चारों तरफ से तीव्र आवाज़ आ रही होती है उसकी सोचने, समझने, सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है और साथ ही साथ पूरे समाज में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। अब इसके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? ध्वनि तरंगे जीवों की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इनसे सुनने की क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। इससे नींद ना आने का भी रोग हो सकता है। शोर से व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियाँ छोटे तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। इससे जैव अपघटन की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अधिक लंबी
अवधि की तीव्र ध्वनि कान के पर्दे को हानि पहुंचाती है तथा धीरे धीरे बहरापन उत्पन्न करती है। अर्थात यदि हम देखें, यदि हम लगातार तीव्र ध्वनि के अंदर रहते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे साधारण रूप से तो हमारे सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, हम तेज आवाज़ सुनने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति धीरे बात करे तो हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि कान के पर्दे पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारे जो सोने की क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि अच्छे प्रकार से नींद नहीं आती और इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब हम ध्वनि प्रदूषण से किन उपायों से बच सकते हैं? सबसे पहले शोर करने वाले उपकरणों, मशीनों की समय समय पर जांच कराएं। क्यों जांच कराएं? यदि हम ध्यान दें, जब हम शुरुआत में कोई उपकरण खरीद कर लाते हैं, कोई नवीन उपकरण होता है तो उसमें बहुत तेज़ आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होने लगता है, लगातार हम उसका प्रयोग करते हैं और समय पर अगर उसकी सर्विस वगैरह ना कराएं, चाहे वो गाड़ी है, मिक्सी है, हमारी कपड़े धोने की मशीन है, तो उसमें बहुत तेज़ आवाज़ धीरे धीरे आने लगती है। तो इस आवाज़ को ना बढ़े, ध्वनि प्रदूषण ना हो, तो इनकी समय समय पर जांच करवानी चाहिए। दूसरा, फैक्ट्रियों में ध्वनि कम करने के यंत्र लगवाए जाने चाहिए, क्योंकि साइलेंसर्स, जिन्हें हम साइलेंसर्स कहते हैं, जो ध्वनि को कंट्रोल में करते हैं, यदि फैक्ट्रियों वगैरह में लगाए जाएं तो एक तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा, साथ ही साथ जो आसपास का क्षेत्र है उसमें भी ध्वनि प्रदूषण की दर कम हो जाएगी। तीसरा, तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाने वालों पर अधिक दंड लगे। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि एक सीमा निश्चित कर देनी चाहिए कि इससे अधिक यदि किसी के लाउड स्पीकर की या गानों की आवाज़ बाहरी क्षेत्रों में जा रही है तो उन पर दंड लगेगा। अगर ये दंड लगाया जाएगा तो लोग डर के कारण तेज आवाज़ में गाने सुनने बंद कर देंगे, लाउड स्पीकर लगाने बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण कम होगा। चौथा, स्वचालित वाहनों के हॉर्न बजाने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि चाहे हम भीड़ वाले क्षेत्र में हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम एक गाड़ी से आगे भी निकल गए तो आगे जाके भीड़ में फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि लगातार या बिना वजह हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगे, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। दूसरा आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, या साधारण शब्दों में हम जानना चाहें तो मिट्टी का प्रदूषण, जो हमारी खेती की ज़मीन है उसका होने वाले प्रदूषण को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब वो मृदा प्रदूषण कैसे होता है, इसकी जानकारी लेंगे। मृदा, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें एवं मृदा जल एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होते हैं। अर्थात मिट्टी का जल भी विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व और कार्बनिक पदार्थें और गैसें सब मिलके एक मिट्टी का स्वरूप बनाती हैं। मृदा में इन पदार्थों की मात्रा एवं अनुपात में किन्हीं कारणों से उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। अर्थात जो इनका निश्चित संगठन है, अगर उसमें से कुछ भी परिवर्तन होता है, और वो कैसा परिवर्तन, जो अवांछनीय है, जिसे हम अपने लिए अनुकूल नहीं मानते, जीव जंतुओं के लिए अनुकूल नहीं मानते, अगर वो मिट्टी में हो रहा है तो उस अवांछनीय परिवर्तन को हम मिट्टी का प्रदूषण या मृदा का प्रदूषण कहते हैं। अब इस मृदा प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण है ठोस अपशिष्ट। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसे हम ठोस अपशिष्ट कहते हैं। मृदा में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से मृदा प्रदूषण होता है। यह अपशिष्ट घरों, पशुशालाओं, खेतों, औद्योगिक कारखानों आदि से निकलता है। अर्थात किन जगहों से बाहर आता है? हमारे घरों से, जहाँ पे हम गाय भैंस बांधते हैं, उन पशुशालाओं से, खेतों से, औद्योगिक कारखानों आदि से निकलता है। इनमें क्या क्या वस्तुएं होती हैं जो ठोस अपशिष्ट कहलाती हैं? इसमें फलों तथा सब्जियों के छिलके, गोबर, राख, रद्दी, कागज, पुराने कपड़े, चमड़े एवं रबड़ की वस्तुएं, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं, कांच, धातु के टुकड़े इत्यादि हो सकते हैं। मृदा में इनके मिल जाने से प्रदूषण हो जाता है। इनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम खाद बनाने के काम में लेते हैं, जैसे फल तथा सब्जियों के छिलके, गोबर आदि, लेकिन इन्हें भी एक निश्चित प्रोसेस पे खाद बनाई जाती है। खाद बनाने के बाद यदि हम जमीन में मिलाते हैं तो वो फायदेमंद होता है, लेकिन अगर इन्हें वैसे ही डाल दें तो इनमें क्या होता है, ये हमारी मृदा को, हमारी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो यदि ये सब ठोस अपशिष्ट हमारी मिट्टी में मिल जाता है तो इसे हम मृदा प्रदूषण का कारण मानते हैं।
दूसरा है अम्लीय वर्षा। यह प्रदूषण वायु में निर्गत अम्लीय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि की उपस्थिति से होता है, जो मृदा में पहुंचकर उसे अम्लीय कर देते हैं। अम्लों की उपस्थिति से मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है। मृदा की उर्वरता नष्ट होने से तात्पर्य है जो उसकी उर्वरक क्षमता है फसलों को उगाने की, खाद्य पदार्थों को उगाने की, वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग हो या बहुत ज़्यादा अम्लीय वर्षा हो। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? जैसे हमने पहले बताया था कि वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारी गैसें हमारी वायुमंडल में घुल जाती हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ नीचे आकर मिट्टी में मिल जाती हैं और हमारी मृदा प्रदूषण को बढ़ाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम करती हैं। अगला कारण है उर्वरक। रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट आदि मृदा में उसकी उर्वरता बढ़ाने हेतु मिलाए जाते हैं, परंतु इनके अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से मृदा अम्लीय अथवा क्षारीय हो जाती है। इससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। इन उर्वरक पदार्थों को क्यों मिलाया जाता है कि मिट्टी के, जिसे हम खाद कहते हैं साधारण रूप से, उर्वरक वही हैं, इसलिए मिलाते हैं कि हमारी फसल बढ़ जाए, उसका उत्पादन बढ़ जाए। लेकिन लालच के चक्कर में वो इतनी ज़्यादा मिलाते जा रहे हैं, एक तो जो पौष्टिक तत्व हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मिट्टी की जो स्वयं की उपजाऊ क्षमता है इनके अत्यधिक प्रयोग के कारण वो भी बढ़ती जा रही है। अर्थात ये खाद या ये उर्वरक हमारे मृदा प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बनते जा रहे हैं। अगला कारण है कीटनाशक तथा तणनाशक। कीटनाशक तथा तणनाशक पदार्थ अत्यधिक विषैले होते हैं क्योंकि ये कीड़ों को मारने के लिए, जो जंगली घास फूस पैदा हो जाती है उसे समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनका फसलों पर छिड़काव हानिकारक कीटों, विषाणुओं एवं जीवाणुओं तथा कवकों को मारने तथा अवांछनीय पौधों, झाड़ियों आदि को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये पदार्थ मृदा से मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है। अर्थात ये भी हमारे मृदा प्रदूषण को बढ़ाने का कारण होता है। चित्र के माध्यम से भी हम इन कारणों को देख सकते हैं। जैसे कि हम देखें, सबसे पहले तो फैक्ट्रियों में से, जो कल कारखाने हैं उनमें से निकलने वाला जो वेस्टेज है, जो कह दीजिए गंदा पानी निकल रहा है, गंदी सामग्री निकल रही है, वो मिट्टी में मिल रही है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के जहरीले रसायन हैं जो हमारे खतरनाक का इसमें चित्र भी बन रहा है। इसके अलावा जो हम मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी पुरानी ट्यूबलाइट वगैरह हैं, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह हैं, ये सब क्या हैं? ये हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर रही हैं। इसी के साथ साथ वन क्षेत्रों को ख़त्म किया जा रहा है, काटा जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी के ऊपर और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगला प्रदूषण हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण का हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण से भूमि की तो उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, उपज पैदा करने की क्षमता तो कम ही हो रही है, साथ ही साथ पौष्टिक खाद्यान्नों की कमी होने लगती है, भूमि की बंजरता बढ़ने लगती है, वातावरण का संतुलन भी बिगड़ने लगता है, क्योंकि अगर उपज अच्छे से नहीं होगी तो जो हमारी फूड चेन है वो भी गड़बड़ा जाएगी। और ये किस कारण से हो रहा है? जो हमारी मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। फिर मृदा प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए सर्वप्रथम या सबसे बड़ा उपाय है कि हम, जो बहुत तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस पे नियंत्रण कर लें, क्योंकि जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो इस जनसंख्या की, जो हमारी जनसंख्या है, इसके भोजन, जल तथा निवास की समस्या बढ़ती रहेगी। अगर इन समस्या को पूरा करेंगे तो हमें मिट्टी पे से जो प्रदूषण है बढ़ता जाएगा, कल कारखाने बढ़ाने होंगे, जो वन क्षेत्र है उसे घटाना होगा। साथ ही साथ हमें उर्वरकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं, जिससे खाद्यान्न की समस्या ना हो। तो इस प्रदूषण को घटाने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। अगला प्रदूषण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। अगर आज हम विश्व में देखें तो परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नित्य नए नए भूमिगत परीक्षण किए जा रहे हैं। इन परीक्षणों के समय जो विस्फोट होता है उसमें रेडियोधर्मी विकिरण होता है, जिससे भूमि, जल तथा वायु सभी प्रदूषित होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण अन्य सभी प्रदूषणों में सबसे भयंकर प्रदूषण है, जिसके प्रभाव को रोकना भी कठिन होता है। इस प्रदूषण के कारण प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी
विकलांगता और आनुवांशिक रोग हो जाते हैं। इसको समझने के लिए मैं जापान का उदाहरण दे सकती हूँ कि 1945 में 1945 में परमाणु बम उसके ऊपर डाला गया था और आज इतने दशकों के बाद भी, इतने समय के लंबे समय के बावजूद भी वहाँ बहुत सारे इसके कुप्रभाव वहाँ की पर्यावरण पर, वहाँ के लोगों पर देखने को आते हैं। तो ये प्रदूषण बहुत ही भयंकर प्रदूषण है। इसके कारण है, सबसे पहला कारण है परमाणु बम के प्रयोग से रेडियोधर्मी विकिरण फैल रहा है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा केंद्रों से निकलने वाली राख व कचरा इत्यादि प्रदूषित होता है। यह जहाँ भी दबाया जाता है वहाँ की भूमि में रेडियोधर्मी विकिरण फैल जाता है। अर्थात केवल परमाणु बम का प्रयोग ही खतरनाक नहीं है, इनके जो प्रयोग करने के लिए जो प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं वहाँ का जो वेस्टेज है, राख कचरा इत्यादि है, यदि इसका भी भली भांति पूर्वक इसको ढंग से निसंक्रमित ना किया जाए, इसको ढंग से दबाया ना जाए, तो जिस जगह भी ये रहता है वहाँ पर ये विकिरण करता रहता है और प्रदूषण बढ़ता रहता है। इसे अगर हम देखना चाहें तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इनके कारण, एक तो सबसे पहला परमाणु जो हम परीक्षण करते हैं या परमाणु बम डालते हैं, डालने के कारण, या जो इसका कचरा है, अगर हम इसमें देखें रेडियोधर्मी का साइन भी दिखाया हुआ है, इसे अगर भली भांति प्रकार से दबाया ना जाए तो इन सभी के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता है। और ये केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के या एक समूह के लिए नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इसके दुष्प्रभाव फैल जाएं तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो आवश्यक है कि पूर्ण विश्व के अंदर परमाणु विस्फोटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य कारण यही है। इन्हीं के प्रयोग के लिए हम प्रयोग कर करके बना रहे होते हैं। अगर ये बंद हो जाए तो कोई इस पर प्रयोग भी नहीं करेगा। दूसरा, रेडियोधर्मी पदार्थों के विसर्जन के लिए कुछ नई युक्तियां निकाली गई हैं। इनमें से इन पदार्थों को निपटाने के लिए समुद्र ही उपयुक्त माना गया है। समुद्र के अंदर गहरी खाइयों में स्टील के ड्रमों के अंदर इन रेडियोधर्मी पदार्थों तथा अन्य विषाक्त पदार्थों को पहुंचाया जा सकता है। भूकंप के झटके से और कीचड़ इत्यादि के एकत्रित होते रहने से पदार्थ धीरे धीरे पृथ्वी के गर्भ में समाते चले जाएंगे, जिससे कि सामान्य जनता को इनका दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। अगला प्रदूषण आता है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण का अर्थ रासायनों के कारण होने वाला प्रदूषण है। ज्यों ज्यों विज्ञान उन्नति कर रहा है त्यों त्यों रसायनों का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। हम देखें तो सामान्य जो हमारी छोटी बड़ी बीमारियों के लिए भी हम रासायनिक दवाइयों, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी बढ़ रहा है, कर रहे हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। अर्थात जो कुछ हम अपनी सुविधा के लिए या आराम के लिए, कि बुखार हो गया या मान लीजिए जुकाम ही हो गया, जिसके लिए हमें पता है कि वो 3-4 दिन से पहले ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हल्की सी भी बीमारी या हल्का सा भी दर्द या परेशानी हम झेलना नहीं चाहते हैं। जो जुकाम हमें पता है कि उसे रहना है, वो 3-4 दिन के बाद ही समाप्त होगा, लेकिन फिर भी हम उससे संबंधित एंटीबायोटिक्स या दवाई खाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो हमें राहत लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर पर उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते रहते हैं रासायनिक प्रदूषण के कारण। सबसे पहला, खेती में रासायनिक तथा उर्वरकों का प्रयोग। हमने मृदा प्रदूषण में भी देखा है कि उपज बढ़ाने के लिए खादों का, जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं, साधारण भाषा में खाद कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसे लगातार बढ़ाते चले जाते हैं तो क्या समस्या पैदा होती है कि जो क्षमता बढ़नी चाहिए उसकी जगह हमारी ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है, और उसके द्वारा जो फसल उगती भी है उसमें बहुत सारे कमियां आ जाती हैं, पौष्टिक मूल्य कम हो जाते हैं, इवन हमारे शरीर में हानि पहुंचाने वाले तत्व ज़्यादा हो जाते हैं। हम ये सोच के फल और सब्जियां खा रहे होते हैं कि हमारे शरीर को लाभ होगा, जबकि हमारे शरीर को उससे हानि होने लगती है। दूसरा, डिब्बाबंद मिलने वाले अचार, जैम, जेली इत्यादि के निर्माण में अनेक रसायनों का प्रयोग होगा। कभी आपने सोचा है कि हम जो बाजार से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ लाते हैं, अगर हम अपने घर में कोई जैम, जेली, अचार बनाएं तो 6 महीने, साल, कुछ अचार 1 हफ्ते ही चलेंगे, लेकिन जो भी हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं वो सालों साल ख़राब नहीं होते हैं। उनके टेस्ट में तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन उसमें फफूंदी वगैरह जल्दी से दिखाई नहीं देती। तो उसका कोई तो कारण होगा, उसका कारण होता है रासायनिक पदार्थों का उनमें मिलाना, जिसके कारण वो लंबे समय तक सही रहते हैं, लेकिन इस भोज्य पदार्थों को जब हम खा रहे होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तीसरा कारण है
रासायनिक पेय पदार्थ जैसे थम्स अप, कोका कोला, विभिन्न प्रकार के जितने हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं या हमारे शरबत हैं, उन शरबतों में जो कि बन के तैयार होके आते हैं, हम पानी में मिलाएं, ठंडे पानी में, बर्फ़ में मिलाएं, तुरंत बन जाते हैं, चाहे वो ठंडाई हैं, उनमें किसी ना किसी प्रकार का उन्हें संरक्षित करने के लिए, संरक्षण के लिए कोई ना कोई पदार्थ मिलाया जाता है जो कि रसायन होता है और वो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे हम चाहें तो एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जितने भी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, चाहे वो 3 महीने चल रहे हैं, चाहे वो जूस का है, चाहे सॉस का है, चाहे हमारे जैम का है, जेली का है, और अब तो देखें हम विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, चाहे वो गुलाब जामुन है, चाहे हमारा छेना रसगुल्ला है, सब कुछ हमें डब्बा बंद मिल रहा है। तो जितना भी डब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, ये रासायनिक प्रदूषण फैला रहा है। दूसरा, जो विभिन्न प्रकार के कीटनाशक या तणनाशक हमारे खेती के अंतर्गत डाले जाते हैं, वो भी रासायनिक प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा हम अपने घरों में कीड़ों को मारने के लिए फिनाइल, बेगॉन्स, हिट वगैरह जो प्रयोग करते हैं मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए, सफाई के लिए, वे सब क्या है। इसके अलावा खुशबू के लिए हम अपने शरीर पे परफ्यूम लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, ये सब क्या है, ये रासायनिक पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर पे तो हानि पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ रासायनिक प्रदूषण को भी बढ़ाते हैं। अगर इनका हम प्रभाव देखना चाहें तो खेती में रसायनों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली सब्जियों, अनाजों, दालों तथा फलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिनके सेवन से हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और अनेक रोग होते हैं। इनसे बचाव के लिए हमें डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी, रासायनिक पदार्थों की जगह जैविक खाद, प्लास्टिक की जगह कागज और पॉलिस्टर की जगह सूती कपड़े या जूट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आता है पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण या रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले हमें उद्योगों एवं घरेलू स्तर पर धुएं की निकासी हेतु ऊंची चिमनी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आसपास का वातावरण दूषित ना हो। दूसरा, उद्योगों एवं फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जल आदि का पूर्ण रूप से उपचारित करने के पश्चात ही निष्कासित करना चाहिए। अर्थात जब वो फैक्ट्रियों से निकले पहले उसे वहाँ पे भी साफ करना चाहिए और फिर उसका जो निष्कासन है वो भी भली भांति करना चाहिए। तीसरा, फैक्ट्रियों एवं उद्योगों की स्थापना आवासीय क्षेत्र से दूर करनी चाहिए। अगर आवासीय क्षेत्र से दूर होगी, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण में एक तो कमी आएगी, दूसरा तुरंत प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें इस समस्याओं से, जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के कारण सामान्य जनता में बीमारियां हो जाती हैं, उनसे बचने का मौका मिल जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम का अगला उपाय है वाहन प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों की समय समय पर जांच करवाना। वाहनों में हम क्या क्या जांच करवाएं? सबसे पहले तो हमें समय समय पर सर्विस करानी चाहिए। जितने समय पर निश्चित किया गया है कि इतने किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी की, स्कूटर की सर्विस कराई जाए तो वो करानी चाहिए, और वो भी जो उनके निर्धारित स्थल बनाए गए उनसे कराएं, जिससे कि वो ठीक प्रकार से सर्विस करें। उस सर्विस के अंतर्गत हमें अपने हॉर्न वगैरह की जांच करानी चाहिए, क्योंकि अगर लगातार हमें हॉर्न की ज़रूरत पड़ती है, बजाना पड़ता है, एक तो हॉर्न तेज़ आवाज़ का नहीं होना चाहिए, दूसरे अगर बहुत पुराना हो गया है, उसकी आवाज़ ख़राब हो गई है, फटी सी हो गई है, जिसके कारण बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो उनको बदलवाना चाहिए। साथ ही साथ प्रदूषण का जो चेकिंग होती है उसकी चेकिंग करानी चाहिए। यदि हम उसकी चेकिंग कराते हैं तो क्या होता है कि हमारे प्रदूषण के कारण जो हमारे गाड़ी, चाहे वो डीजल से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, सीएनजी से चल रही है, किसी भी प्रकार की ईंधन से जिससे वो चल रही होती है, वो जल रहा होता है, उससे किसी न किसी प्रकार की धुएं के रूप में गैस निकल रही होती है। यदि हम उनका चेकिंग कराते रहते हैं तो वो हमारे वायुमंडल को ज़्यादा प्रदूषित नहीं करती है। तो हमें अपने वाहन में किन किन चीज़ों की चेकिंग करानी है, हमें वाहन की सर्विस समय से करानी है, साथ ही साथ उसके ध्वनि प्रदूषण ना होते, उसके हॉर्न वगैरह की, और साथ में ही हम उनके साइलेंसर वगैरह की चेकिंग कराते रहें, जिससे कि ज़्यादा प्रदूषण ना फैले। अगला उपाय है ईंधन की कम से कम खपत करना और अनावश्यक ईंधन व्यर्थ ना करना। यदि हम देखें तो हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए भी हमें विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। वो जो साधन हैं वो किसी न किसी रूप में ईंधन का कार्य कर रहे होते हैं। जैसे हम अपने घरों में पंखा चलाते हैं, रोशनी के लिए बिजली जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाई या एलईडी जलाई, इसके अलावा एसी चलाया, कूलर चलाया, हमें हाथ से कपड़े ना धोने पड़ें उसके लिए हमने वॉशिंग मशीन चलाई। ये सब चीज़ें किससे चल रही हैं? ये सब चीज़ें हमारी बिजली से चल रही हैं। ये एक ईंधन का रूप है।
उसी प्रकार से हम अपने अगर हम वर्किंग हैं, कार्य करते हैं, तो कहीं कार्यस्थल पे जाना है या अपने घर का सामान लेने के लिए बाज़ार जाना है, घूमने जाना है, किसी व्यक्ति से मिलने जाना है, तो हम कोई ना कोई यातायात का साधन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। उस यातायात का साधन चाहे वो पेट्रोल से चल रहा है, डीजल से चल रहा है या सीएनजी से चल रहा है, वो भी ईंधन है। उसी प्रकार से जब हम इन चीज़ों का प्रयोग करें तो हमें इनका प्रयोग करते हुए जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर इनका प्रयोग करें, लेकिन जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है या इनके प्रयोग को हम बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो उनका उपाय करना चाहिए। जैसे हम कारपूलिंग कर सकते हैं। कारपूलिंग कि एक जगह अगर हम कई लोग काम करने वाले हैं और आसपास रहते हैं तो एक दूसरे के घर से हम उसको ले लें और एक ही गाड़ी में एक साथ अपने कार्यस्थल पर पहुँचें। एक तो भीड़ कम होगी, वायु प्रदूषण कम होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा, साथ ही साथ ईंधन की बचत होगी। रेड लाइट वगैरह जब होती है तो रेड लाइट पे हम अपनी गाड़ी बंद कर दें। एक तो हमारे अपने ये पेट्रोल डीजल की बचत होगी, साथ ही साथ वायु प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, और दूसरे हमारी जब ये आवश्यकता कम होगी तो इनके बनाने के लिए, इनके कार्य के लिए हमें बहुत सारे प्रदूषण फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें दूसरा उपाय क्या करना है, अगला 5वां उपाय, कि हमें ईंधन की खपत करते हुए ध्यान रखना है कि इसे व्यर्थ नहीं करना है। और हमारा अगला उपाय है कृषि में जैव उर्वरकों का प्रयोग करना, कि हम रासायनिक उर्वरक की जगह, जो रासायनिक खादें हैं उनकी जगह, उन खाद की जगह हम जैव उर्वरक का प्रयोग करें। परिवहन ईंधन के रूप में भी सीएनजी, एलपीजी आदि जो हमारे पर्यावरण के हितैषी ईंधन हैं, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। यदि हम इनका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो हमारे पर्यावरण में कम प्रदूषण होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी ईंधन हेतु एलपीजी एवं गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना कराना, या तो हम एलपीजी सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर उनका प्रयोग नहीं करना चाहें तो हम सभी लोग जानते हैं कि गांव में अधिकांश परिवार खेती का कार्य करते हैं, चारा वगैरह की व्यवस्था आसानी से हो जाती है, आवास की भी ज़्यादा वहाँ समस्या नहीं है, स्थान होता है, तो वहाँ पर अधिकतर व्यक्ति पशुपालन करते हैं, गाय भैंस का पालन करते हैं। तो उनका जो गोबर होता है उस गोबर से गोबर गैस संयंत्र को चलाया जा सकता है। हमें गोबर की प्राप्ति हो जाएगी, उसी से गैस बन जाएगी, और हमारे जो आवश्यक कार्य हैं खाना वगैरह बनाने के, उन खाना बनाने के लिए जो हम एलपीजी का प्रयोग करें, अगर हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे तो गोबर गैस संयंत्र लगा लें, तो हमें ईंधन के रूप में लकड़ी, उपले या कोयला नहीं जलाना होगा। इससे हमारी वायु प्रदूषित नहीं होगी। इसके अलावा हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों को कटने से बचाएं, जनसंख्या वृद्धि रोकें, इनसे भी हमारे प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकता है। इन उपायों से हम अपने प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। आज के पाठ में, क्योंकि ये हमारा पाठ 3 भागों में था, इन 3 भागों में हमने पाठ के अंदर पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इन सब की जानकारी ली। पाठ से संबंधित जो आज पढ़ाया है उसके 3 प्रश्न हैं। पहला है मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, दूसरा रासायनिक प्रदूषण से बचाव के उपाय बताइए, और तीसरा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। इन्हें आप सब अपनी कॉपियों में कीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इनसे संबंधित सभी प्रश्न देखने के लिए, करने के लिए 3 भागों की जो वीडियो है उसे ध्यान से देखिएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।